नमस्कार एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा कर ली थी। आज मैं आप सभी को मुख्य परीक्षा में कैसे उसका परिचय देंगे, बॉडी कैसे बनाएंगे और कैसे उसका निष्कर्ष लिखेंगे, इस बारे में मैं बात करता हूँ। मैंने एक प्रश्न लिया है आप सभी के लिए जो कई बार पूछे जा चुके हैं। वो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नामकरण, विस्तार तथा आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालें। इसी प्रश्न को कई तरह से पूछे जाते हैं। आप सभी को क्या लिखना है ये चीज़ मैं बताऊंगा, कैसे लिखना है ये चीज़ मैं बताऊंगा। आपको प्रैक्टिस बार बार करनी है, ये आपको करना है। तो सबसे पहले मैंने पिछला वीडियो में भी बताया था कि तैयारी कैसे करें, किस पुस्तक से करें। उस वीडियोज में मैंने बताया था सबसे पहले क्या होता है, इंट्रो होता है, INTRO, इंट्रो यानी कि सामान्य परिचय। जिस प्रश्न को पूछा गया है उसका परिचय क्या है, ये प्रश्न क्या मांग कर रही है। तो हमारे पास जो मांग है सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको ये दिखाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य परिचय क्या है और सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, ये आपको समझाना है। तो देर न करते हुए चलिए एक बात बता देता हूँ कि मुख्य परीक्षा में जो बॉडी होती है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो इंट्रो होता है। इंट्रो जो होता है आपका सामान्य परिचय आपके ज्ञान को दिखा देता है। जब आपका एग्जामिनर जब आपके कॉपी को देखेंगे तो उसे इंट्रो देख के ही लग जाना चाहिए कि इस बंदे में दम है, इसे विषय की जानकारी है, ये उसे लगना चाहिए। ये जब लग जाता है तो आपने तो 90% काम कर दिया, आपका 90% काम हो चुका। यानी कि आपका इंट्रो इतना इफेक्टिव था कि अगला उसे देख के ही पूरे प्रश्न को पढ़ेगा। और अगर आपका इंट्रो सही नहीं रहा, यानी कि आपका पहला पार्ट अगर गड़बड़ा गया, तो जान लीजिए कि पूरा प्रश्न आपका गड़बड़ा गया। और अनमिले के लिए वे जांचेंगे, ना करते हुए भी जांचना उनका काम है, जांचेंगे और नंबर मन मुताबिक आपको नहीं मिलेगा। तो अधिकतम नंबर उठाने के लिए आपको इंट्रो ऐसा होना चाहिए जो कि एकदम सटीक और लगे कि बंदे में दम है, जानकारी है। तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। पूछ क्या रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का नामकरण, विस्तार तथा आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाले। नामकरण, विस्तार, आर्थिक जीवन, तीन चीज पर प्रकाश डालने के लिए आपको बोला गया प्रश्न में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इंट्रो क्या होगा। इंट्रो में चलते हैं तो सबसे जो मुख्य पार्ट है उसमें हम लिखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला ऊपर में लिखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर, जो घग्गर अक्कर था उसी को सरस्वती नदी भी बोलते हैं, के किनारे हुआ था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख स्थल है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेताओं ने और इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि यह एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी। क्या अनुमान लगाया कि यह एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और अनेक बार उलझे। चार्ल्स मैनसन ने पहली बार, चार्ल्स मैनसन जो थे उन्होंने पहली बार आपको इस पुरानी सभ्यता की खोज की थी। वो कौन थे? चार्ल्स मैनसन ने। और कनिंघम ने 1872 ईस्वी में, कनिंघम जो थे उस टाइम हमारे पुरातत्व विभाग में थे,
उन्होंने 1872 ईस्वी में ही इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण कर चुका था। और इसमें जानिए कि सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा में इसका उत्खनन प्रारंभ किया। इस सभ्यता का जो प्रथम उत्खनन हुआ वो हड़प्पा में शुरू किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम उत्खनन के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के नाम पर रखा जाता है। यहाँ आपको ये इंट्रो बहुत बढ़िया है। यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी के आसपास फैली थी, ये भी कहा जाता है, इसलिए इसका नामकरण सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। ये भी आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या लिखना है, प्रथम बार नगरों का उदय जो है इसी काल में हुआ था, इसलिए इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। यानी कि फर्स्ट जो सिविलाइजेशन है वो नगरीकरण सिविलाइजेशन है। यहाँ प्रथम बार कांस्य के प्रयोग का जो है उल्लेख मिलता है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक 1400 लगभग लगा देंगे, लगभग 1400 केंद्रों को खोजा गया जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। यानी कि 80% स्थल जो है वो सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के बीच में है। तो इस प्रकार से आपका जो है इंट्रो तैयार होता है। आपका जानकारी से लबालब इंट्रो ये हो गया। यहाँ पर कहना होगा कि अभी तक कुल जो उत्खनन हुए उसमें पाकिस्तान में और भारत में दोनों ही स्थानों पर विद्यमान है। चलिए इसका अब दूसरा पार्ट जाते हैं, नामकरण पर। नामकरण जैसे हम लिखे थे तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर नामकरण। नामकरण किस आधार पर होता है ये लेना है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। लिखेंगे आरंभ में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई से इस सभ्यता का प्रमाण मिले, जो आरंभ हुआ वहां पर मिले। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। पहले सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उनकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते थे। यानी कि सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में यह क्षेत्र आ रहे थे, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता नामकरण मिला। परंतु बाद में जो अवशेष मिले, चाहे रोपड़ हो, लोथल हो, कालीबंगा हो, रंगपुर हो, इत्यादि जगहों में जो बाद में मिले वह इस सभ्यता का केंद्र को चेंज कर रहा। यानी कि यह सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। तो इतिहासकारों में बोला कि भैया तो सिंधु से बाहर है, तो इसका नामकरण किस प्रकार से होगा। तो एक सर्वमान्य मत है कि इतिहास में जहाँ पर पहली बार खुदाई होती है उसी के नाम पर हम उस सभ्यता का नामकरण करते हैं। तो सभ्यता का प्रमुख केंद्र जो था हड़प्पा था। पहली बार खुदाई कहाँ हुई, हड़प्पा में, इसलिए इस सभ्यता का सर्वोचित नाम क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता। यानी कि आपको लिखना है ये वाला हड़प्पा सभ्यता, इसका जो है सर्वमत नाम इसका हड़प्पा सभ्यता हो गया। यानी कि आपको ये भी जानकारी हो गया कि खुदाई के बाद जिस जगह में पहली बार खुदाई होती है उसे ही हम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में हुआ था इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कर। फिर लिखेंगे हम यह सभ्यता जो है प्राचीन विश्व की नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है और इसका जो विस्तार है, नामकरण हो गया। अब हम इसके दूसरा पार्ट पे आते हैं, यानी कि विस्तार पर चर्चा करेंगे। यह विस्तार कितना दूर तक था इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था, सॉरी कुछ आवाजें आ गई थी इस कारण से डिस्टर्ब हो गया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके विस्तार जो कि प्रश्न में आपका लिखा हुआ है, इसका विस्तार के बारे में तो मैं चर्चा कर रहा हूं और आप लोग उसे अपने कॉपी में लिखेंगे, अपने अनुसार लिखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद अपने अनुसार लिखेंगे। तो इस सभ्यता का विस्तार जो क्षेत्र है संसार के सभी प्राचीन सभ्यताओं के क्षेत्र से अनेक गुना बड़ा था। ऐसे लिखेंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र था। इस परिपक्व सभ्यता के जो केंद्र स्थल थे वे पंजाब तथा सिंध था। पंजाब और सिंध इसका केंद्र स्थल था। तत्पश्चात इसका विस्तार
दक्षिण और पूर्व की दिशा में जाती है। और इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आपको पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी, मैप याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी, नहीं याद है तो ज्योग्राफी में करेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी आ जाते हैं, सीमांत भाग जो है उसका भी आ जाता है। इसका फैलाव यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसका इस लाइन पर इंपॉर्टेंस है। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना का समुद्र तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक था। जो लूसेंट में दिया वो नहीं है, यहाँ आपको ये लिखना है ताकि आपका आंसर लगे कि सटीक। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है, वो आलमगीरपुर, दहमाबाद वाला यहाँ पर लिखना नहीं, यहाँ पर वो चीज से आपको भागना है और वो चीज लिखना है जो मुख्य रूप से जानकारी हो। त्रिभुजाकार था, यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से भी बड़ा है, यानी कि आधुनिक पाकिस्तान की जो क्षेत्रफल है उससे भी बड़ा है। तो यह मिस्र और मेसोपोटामिया के जो तत्कालीन सभ्यता था, इसे लिखेंगे, यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के क्षेत्र से भी ये बड़े आकार में था। तीसरी शताब्दी और दूसरी शताब्दी की संस्कृति में जो 1000 स्थलों का पता चल चुका था, इनमें से कुछ आरंभिक अवस्था में थे तो कुछ परिपक्व अवस्था में थे, कुछ उत्तरवर्ती अवस्था में थे। तीनों अवस्था हमने पिछला वीडियो में चर्चा किया था, ठीक है। तो परिपक्व अवस्था वाले कम जगह ही है, परिपक्व जहाँ है वो कम जगह है और जो प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के भी बहुत सारे जगह है। तो पंजाब का हड़प्पा तथा सिंध का मोहनजोदड़ो जो है ये परिपक्व अवस्था का मतलब परिपक्व अवस्था में कहा जा सकता है। दोनों ही स्थल पाकिस्तान में, दोनों ही स्थल जो है अभी वर्तमान पाकिस्तान में, दोनों एक दूसरे के बीच में 483 वर्ग किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे के बीच में कितना वर्ग किलोमीटर है? 483 वर्ग किलोमीटर दूर है। वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर में लिखेंगे इसको, 483 किलोमीटर दूर है, जो दोनों शहरों को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भूतों का टीला या प्रेतों का टीला, जो लिखे मुर्दों का टीला, ये भी लिख सकते हैं आप। तीसरा नगर जो मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पर है वो है चानुदड़ो स्थल है, जो, और चौथा गुजरात की खंभात की खाड़ी में लोथल नामक स्थल पर। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके अतिरिक्त राजस्थान के उत्तरी भाग में कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है, कालीबंगा जिसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ी होती है वो, तथा हरियाणा में जो आपका हिसार जिले में मिला है बनवाली, उसका भी यहाँ उल्लेख करेंगे। इन सभी स्थलों में परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं। परिपक्व और उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं हमें यहाँ से। इन दोनों में जो है खास करके आपको देखना है कि एक नगर का दुर्ग होता है, दुर्ग है। उत्तर हड़प्पा अवस्था जो है तो गुजरात का कठियावाड़ा में मिलता है, इसे भी आप लिखेंगे। प्राय रोज आप रंगपुर का भी उल्लेख करेंगे। रंगपुर रोजड़ी स्थलों में भी बहुत जगह में जो परिपक्व हड़प्पा का अवस्था मिला है, इस बारे में लिखेंगे। इस सभ्यता की जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी थी वो उल्लेख यहाँ कर देंगे, चार्ल्स मैनसन ने इस सभ्यता की जानकारी हमें सबसे पहले दी थी। चलिए फिर इसका ओवरव्यू बनाएंगे ना, तो उसमें नगर निर्माण योजना को इसमें लिखना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उल्लेख कर लेंगे। नगर निर्माण योजना इसके बाद, चूंकि प्रश्न में नहीं पूछा है, लेकिन आप थोड़ा सा दे दें तो आपका आंसर और परिपक्व हो जाएगा। तो उसमें लिखेंगे नगर निर्माण योजना पहला। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह है कि यह एक विकसित नगर निर्माण योजना के तहत बनी थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों अपने दुर्ग थे जहां शासक वर्ग रहते थे और उनके परिवार रहते थे, और निचले भाग में आपका श्रमिक वर्ग या व्यापारी श्रमिक वर्ग का आवास हुआ करता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग था, उसके एक उससे निम्न स्तर पर शहर था,
जो ईंटों से बने हुए थे, और इनका जो विन्यास था वो ग्रिड प्रणाली पे थे, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया। इन सभी भवनों में विशेष बात यह थी, यह जाल विन्यास था यानी ग्रिड था, और ये बात सभी सिंधु बस्तियों में लागू होता है, सभी में लागू होता है। और आप देखेंगे कि मजदूरों को रहने का जगह था वो निचले था। इस प्रकार से हम नगर नियोजन को पूरा विस्तार नहीं करेंगे कि 90 डिग्री में काटता था, ये था वो था, बाहर खिड़की खुलता था, अंदर खिड़की, वो बाद में बात करेंगे। इसके पश्चात आपके पास आती है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार था, उस बारे में आप बात कीजिएगा। उसके बाद उसका जो ईंटों का इस्तेमाल है वो इसका विशेष बात था, वो सब नगर नियोजन में। क्योंकि हमें यहाँ पूछा गया है आर्थिक जीवन पर, तो हम यहाँ चर्चा करेंगे आर्थिक जीवन पर। क्वेश्चन को शब्दों में समेटना बहुत जरूरी है, इसलिए जो पूछा जाए उसे लिखना जरूरी है, जो नहीं पूछा गया है उसे आप हल्का ओवरव्यू देके आगे बढ़े। क्योंकि नगर नियोजन जो है एक कंप्लीट प्रश्न होता है, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं करता है। हर एग्जाम का एक अपना मर्यादा है, वो इसलिए उसको समझने का कोशिश करता है कि क्योंकि शब्द सीमा बढ़ जाएंगे। और अगर कंप्लीट एक ही साथ में सिर्फ सिंधु सभ्यता लिख के चुप है, तब ऐसी परिस्थिति में आपको तो सारी चीज़ लिखना हो, तो कम कम करके आप लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर आर्थिक जीवन पूछा गया है, तो हम आर्थिक जीवन पर चर्चा करेंगे। तो आर्थिक जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सभ्यता का। तो कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता आज के मुकाबले, सिंधु प्रदेश बहुत उपजाऊ थी उस वक्त। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर, एक इतिहासकार, ने कहा था कि सिंध इस क्षेत्र में इतना उपजाऊ क्षेत्र में गिना जाता है कि यहाँ की कृषि बहुत ही उन्नत थी। और यानी कि पूर्व काल में जो प्राकृतिक वनस्पति बहुत ही थी इस क्षेत्र में, यहाँ अच्छी वर्षा होती थी, और यहाँ किसी भी चीज़ की खेती करो या चारागाह बनाया जाए, कुछ भी किया जाए तो बहुत ही बढ़िया होती थी। यहाँ इमारत बनाने के लिए लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, इसलिए यहाँ का भूमि जो उर्वरता था तो खेती अच्छे से होते थे, और अनाज का उत्पादन होता था तो कृषि कार्य में ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे। चूँकि जमीन उपजाऊ था तो घास उस भी ज़्यादा उगेंगे, उन्नत जंगल थे तो पशुपालन भी उन्नत होंगे, क्योंकि उनके लिए भी चारा जंगलों से मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में ये कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो गेहूँ, राई, मटर, ज्वार आदि सभी चीज़ों की खेती करते थे। धान का उल्लेख नहीं करना है आपको, क्योंकि धान का उल्लेख रेयर है। इसलिए ये लोग दो किस्म का गेहूं पैदा करते थे। बनमाली में मिला था जो वो उन्नत किस्म का गेहूं था, और इसके अलावे तिल और सरसों, यानी कि तिलहन में तिल और सरसों की भी खेती ये लोग करते थे। सबसे पहले कपास को सिंडन बोला जाता था, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले कपास यहीं पर उपजाया गया था और इसको सिंडन कहते थे। हड़प्पा युवतों में एक कृषि प्रधान संस्कृति नहीं थी। देखिए शब्द को समझिएगा, एक नगरीकरण सभ्यता थी, परंतु यहाँ पर का जीवन कृषि पर भी आधारित था। कौन सी सभ्यता कृषि पर आधारित नहीं? विदाउट कृषि आप क्या कर सकते हैं? आज भी कृषि के बिना आप कल्पना कर सकते जीडीपी का? तो कृषि उस टाइम था। वहाँ सुअर, पशुपालन में सुअर पाला जाता था। हड़प्पाई लोग हाथी और गेंडे का ज्ञान था, परंतु घोड़े का ज्ञान नहीं था। घोड़ा का ज्ञान हमारा आएगा वैदिक सभ्यता में, जब हम वैदिक सभ्यता पर चर्चा करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं। व्यापार देखते हैं यहाँ का, तो इसमें आर्थिक जीवन में आता है आपका व्यापार। व्यापार किस प्रकार का था? तो व्यापार में यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग पर ढेर सारी सील मुद्राएं जो मिली है, उससे एक रूप मानकीकृत रूप में उसको तोल का प्रमाण मिलता है, जिसको बोलते हैं कि यही वहाँ का बाटखरा था, यानी कि किलो जो आपका था। वे चक्के से परिचित थे, ये भी लिखेंगे। संभवतः आजकल के चक्के रथ जैसे कोई वाहन का प्रयोग वे लोग उस समय भी करते थे। अफगानिस्तान, ईरान, फारस से वे लोग व्यापार करते थे, जो विदेश व्यापार को दिखाता है। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश भी स्थापित किया था। उत्तरी अफगानिस्तान में जाके एक ये लोग उपनिवेश, यानी कि दूसरे देश में जो व्यापार करने के लिए आते थे, जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, उसको उपनिवेश बोला जाता है। तो उपनिवेश का संबंध था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुहा नाम का एक शब्द मिला है, जो खास करके हमारे सिंधु सभ्यता के बारे में ही बोला गया है। ये मेलुहा है।
ठीक है। और भी मेसोपोटामिया में जैसे हो गया, उसी प्रकार से आपका एक जगह याद नहीं आ रहा, दलमुन और माकन का भी उल्लेख मिलता है। दलमुन का पहचान जो है वो फारस की खाड़ी में, और जो माकन है उसको बहरीन से की जाती है। दलमुन और माकन दो को जो है, एक फारस की खाड़ी और एक आपका मकरान का तट, मकराना कहा जाता है। अब यहाँ पर हो गया हमारा आर्थिक जीवन समाप्त। तो अब हम उसका अवसान लिखेंगे और निष्कर्ष कर देंगे। अवसान में ही आपका निष्कर्ष कर देंगे। तो अवसान में या निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि यह सभ्यता मुख्यतः 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व के बीच में रहा है। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में हवनोन्मुख थी, और इस समय मकानों की पुरानी ईंटों का प्रयोग की भी जानकारी मिलती है। ठीक है। इसके विनाश के कारणों में विद्वानों में आपसी मतभेद है, और कई विद्वान अलग अलग मत देते हैं। इससे अलग, जैसे कि कोई बोलते हैं कि यहाँ पर बर्बर आक्रमण हुआ था, कोई बोलते जलवायु परिवर्तन हुआ था, कोई बोलते पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया था, कोई बोलते बाढ़ आया था, कोई बोलते हैं महामारी आता है। सभी इतिहासकारों में अपना अपना मत दिया है। परंतु मोहनजोदड़ो नगर में जल निकास की व्यवस्था थी, तो ऐसे में महामारी या बाढ़ की समस्या नहीं हो सकती थी। भीषण अग्निकांड का भी प्रमाण कहीं से नहीं मिला है। इसलिए हमें एक मत होके चलना चाहिए, और एक मत यह है कि प्राकृतिक आपदा के कारण ही इस पूरी नगरीय सभ्यता का जो अवसान है वो हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमने पढ़ लिया नामकरण, विस्तार, आर्थिक जीवन, और पिछले वीडियो में हमने आपको नगर नियोजन बता दिया था। तो नगर, अगर इसमें नगर नियोजन ऐड हो जाता है तो आप उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें बताया इस वीडियो में। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें नगर नियोजन के बारे में मैंने बताया है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं नगर नियोजन को जानना आवश्यक है, क्योंकि पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और धर्म को जानना आवश्यक है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे। बॉडी वही होगी, आर्थिक जो है वो हल्का करेंगे और नगर नियोजन को बड़ा करेंगे, यानी कि पूरा नगर नियोजन को लिखेंगे, और जो आर्थिक जीवन जिसको हमने बड़ा करके बताया यहाँ पे, उसको आप छोटा करके लिखेंगे। इस प्रकार से आपका 5 से 7 क्वेश्चन का आंसर का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने से प्रश्न बना के। कभी आप शॉर्ट आंसर में 10 नंबर का जो प्रश्न होता है सिर्फ नामकरण, उसी में आपका हो जाएगा 150 शब्द। विस्तार को जोड़िए, कभी आर्थिक जीवन को जोड़िए, और अलग अलग प्रश्न लिख के आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। इसी आधार पर आपकी प्रैक्टिस में पूर्णता आएगी और आप कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जोहार दोस्तों।